हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। इंग्लिश की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में बेटा हमने पॉसेसिव केस के प्रोनाउन के बारे में चर्चा किया था और पॉसेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच के थोड़े से डिफरेंट को हमने बताया था कि इनके बीच में क्या अंतर है, कैसे आप इसको देख सकते हो कि इसे किस तरीके से यूज करना है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहेगा, इस चीज को किस तरीके से यूज करना है कि ये रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव रहेगा। इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड की जा चुकी है। प्रोनाउन की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे चर्चा करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा टॉपिक है जो लगातार पेपर में कहीं ना कहीं पूछा जाता रहा है। तो चलिए आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पॉसेसिव रूल्स पे चर्चा किया था, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन पे चर्चा किया था। आज की क्लास में मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे चर्चा करना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि प्रोनाउन से रिलेटेड ये क्लास इससे पहले की क्लासेस से ही जुड़ी हुई है। कैसे कि अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा था तो उसमें आपको पर्सनल प्रोनाउन मैंने पढ़ाया था बेटा, और मैंने आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस होता है जिसे आप नॉमिनेटिव केस भी कहते हो, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, और एक केस बेटा उसका पॉसेसिव भी होता है। ठीक, और इसके अलावा एक और रिफ्लेक्सिव केस पे भी शायद थोड़ी सी चर्चा हुई थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ही होगा तो हिम होगा तो हिज होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सेल्फ लगाकर, सिंगुलर सेंस रखने वालों को सेल्फ लगाकर, प्लूरल जैसे वी होगा तो यहां पर फिर आर, सेल्व्स लगाकर उनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया जाता है, बनाया जाता है। तो मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे चर्चा किया है। आप जो पहली बार क्लास में जुड़ रहे हैं, पिछली वीडियो पे ध्यान देंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स पे चर्चा करने चल रहा हूं। उससे पहले हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास हैं कितने, और फिर हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड कैसे नियम कानून हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना आवश्यक है ताकि पेपर में हमारे अच्छे मार्क्स आए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम आज देखेंगे बेटा रूल नंबर 1। तो चलिए हम रूल नंबर 1 के साथ क्लास को स्टार्ट करने चल रहे हैं। आपको पता है पर्सनल प्रोनाउन बेटा कुल जितने हैं उतने ही रिफ्लेक्सिव केसेस हैं उनसे रिलेटेड। जैसे आई है तो माई सेल्फ, ही है तो हिम सेल्फ, सी है तो हर सेल्फ, दे है तो दे से रिलेटेड, वी है तो वी से रिलेटेड, ठीक, यू है तो यू से रिलेटेड। तो इन सभी से रिलेटेड कुछ नियम कानून है, हम उन पर चर्चा करेंगे। अगर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ चीजें जाननी है तो आप पीछे जाएंगे तो जहां मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव वगैरह पढ़ाया है तो वहां रिफ्लेक्सिव से चर्चा की जा चुकी है। तो आज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड चीजों को जानना जरूरी है। तो पिछली वीडियो को भी ध्यान में रखिए, उसे देखिए जहां पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया गया है, प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में बताया गया है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको मिलेगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम रूल नंबर 1 देखेंगे और जानेंगे कि हम किस तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूजर्स में ध्यान रखें किन किन चीजों का कि गलतियां हमसे ना होने पाए। तो चलिए रूल नंबर 1 देखते हैं। साथियों, आज की क्लास का हमारा पहला रूल क्या है बेटा, ध्यान दीजिए। कुछ शब्द मैंने इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर रखे हैं, जैसे एक्विट प्रशंसाजनक व्यवहार करना, अवेल लाभ उठाना, रिकाउंसिल बेमन से स्वीकारना, एम्यूज मनोरंजन करना, एडॉप्ट मतलब ढालना, प्राइड का मतलब घमंड या अभिमान करना, एंजॉय का मतलब आनंद उठाना, अब्सेंट अनुपस्थित होना, एडजस्ट सामंजस्य करना, अप्लाई मतलब ध्यान लगाना, एक्सर्ट मतलब काफी मेहनत करना, एवेंज का मतलब बदला लेना, और रिजाइन का मतलब हथियार डालना या त्याग देना। इन सभी शब्दों के बाद, ठीक, निश्चित रूप से इन सभी शब्दों के बाद आप रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग करेंगे। ठीक, ध्यान रखिए, अगर ये सभी शब्द आपको कहीं मिल जाते हैं तो इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग निश्चित रूप से होगा। तो आई होप आपने वर्ड्स को नोट कर लिया होगा। तो चलिए मैं इसे रफ करता हूं और इनसे रिलेटेड कुछ हम एग्जांपल देखेंगे कि कैसे इनको यूज में लाना है। तो एक काम करते हैं, नीचे से कुछ चीजें रफ कर देता हूं। चलिए देखते हैं। जैसे अगर आप बात करिए एक्विट की, तो अगर एग्जांपल बनाना है तो ध्यान दीजिए,
अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मैंने क्या बताया, ये सभी शब्द आएंगे तो इनके तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन आएगा। जैसे मैंने दे यूज किया है, तो दे हैव एक्विटेड, और अब यहां पर एक्विट के तुरंत बाद दे, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट के काम कर रहा है, तो उससे देम सेल्स, उससे रिलेटेड जो है दे का क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा जरूर। दे हैव एक्विटेड देमसेल्व्स। ठीक, सेम उसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, जैसे शी हैज रिजाइंड हरसेल्फ। ठीक, एक और एग्जांपल की बात करिए तो आप कह सकते हो कि राम विल एवेंज हिमसेल्फ। ठीक, राम खुद बदला लेगा, उसने खुद से क्या किया, रिजाइन कर दिया, और उन्होंने क्या किया है, खुद ही प्रशंसाजनक व्यवहार किया है। तो इस तरीके से जब आपको ये सभी शब्द जो मैंने चार्ट बनाया था देखने को मिल जाते हैं, तो आपको उन शब्दों के तुरंत बाद जो भी सब्जेक्ट आया है उससे रिलेटेड क्या करना है बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देना है। अब जैसे अगर प्रोनाउन ही सब्जेक्ट के रूप में आया है तो आप उसको देख लोगे, अच्छा दे है तो दे का ये होता है, शी है शी का ये होता है। अगर मान लीजिए नाउन आ गया, जैसे अब यहां दे की जगह अगर बॉयज होता तो आपको फिर उसका जेंडर देख लेना है कि लड़का है तो लड़का का मतलब कि ये प्लूरल है, तो लड़का हो या लड़की हो उन सभी के सेंस में प्लूरल के लिए क्या होता है, दे का प्रयोग ही होता है। तो अगर यहाँ बॉयज होता या गर्ल्स होता तो हर कंडीशन में आपको यहाँ देमसेल्व्स लगाना पड़ता। लेकिन अगर यहीं पर बॉय होता, जैसे यहाँ पर देखिए राम आ गया है, तो अब राम का जेंडर लड़का है और सिंगुलर है। सिंगुलर में लड़के के लिए ही होता है, मैंने आपको बताया है, लड़की के लिए शी होता है, निर्जीव ये छोटे जानवर के लिए इट होता है, ठीक, मैं के लिए आई होता है, दो लोग हैं तो वी होता है, प्लूरल है चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो तो दे होता है। इन सभी पे चर्चा हो चुकी है। तो आई होप आपको पहला रूल समझ में आ गया होगा। आप जहां पर इन सभी शब्दों को देखेंगे, अभी इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ और एग्जाम्पल अभी हम लेंगे, तो आप इन शब्दों को जब देखेंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इन शब्दों के तुरंत बाद आपको क्या करना है बेटा, इनसे रिलेटेड, इनसे किनसे, शब्दों से संबंधित जो करता है, जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का जेंडर देखकर, नंबर देखकर, उस सब्जेक्ट के लिए जो अलॉटमेंट की गई है कि भैया तुम ये हो तो तुम्हारे लिए ये वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन शब्दों के तुरंत बाद लगाएंगे ही लगाएंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब जैसे इसी में शब्द था प्राइड, तो आप कह सकते हो जैसे आई से ले लीजिए, आई प्राइड माई सेल्फ। छोटे छोटे एग्जाम्पल बनाइए, बहुत बड़ा एग्जाम्पल लिखने की कौन सी जरूरत है, मैंने आपको बताया कि पेपर में आपको लिखने के लिए नहीं आएगा, आपको केवल इतना ध्यान देना है कि अगर ये सभी शब्द जो मैंने नोट करके रखे थे ये आए हैं तो इनके बाद कर्ता से संबंधित उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है कि नहीं आया है, बस। तो ये था आज की क्लास का रूल नंबर 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसे रफ करते हैं और हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए रूल नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। साथियों, रूल नंबर 2 देखिए, जो रूल नंबर 1 से ही संबंधित है। ये क्या है कि बेटा अगर इंजॉय आया है, क्या आया है, इंजॉय आया है, और इंजॉय के साथ कोई ऑब्जेक्ट आया है, तो फिर आपको वहां पर रिफ्लेक्सिव केस लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर ऐसे आ गया है बेटा, दे इंजॉयड द पार्टी, तो अब यहां पर आपको रिफ्लेक्सिव केस लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको याद रखिएगा। तो रूल है कि अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो आपको रिफ्लेक्सिव केस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्ट ना आया होता तो आप रिफ्लेक्सिव केस लगा देते। ठीक, अच्छा, इसी रूल का अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं, अगर मैं इस रूल को 2 भाग में बांट दूं, तो पहला रूल मैंने आपको कैसे बताया कि अगर एंजॉय आया है, एंजॉय के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है, तो आपको रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर मैं इसी के दूसरे पार्ट की बात करूं, तो अगर अब्सेंट का प्रयोग बेटा वो के रूप में हुआ है, ठीक, तो आपको वहां पर रिफ्लेक्सिव केस लगाना है। तो अगला रूल क्या है, अगर अब्सेंट, जिसका मतलब अनुपस्थित, मैंने आपको बताया था, अगर अब्सेंट का प्रयोग का यूज किसमें हुआ है, वर्ब के रूप में,
तब आप रिफ्लेक्सिव लगाओगे ही लगाओगे, अन्यथा उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर मैं ऐसी बात करूं कि ही वॉज एब्सेंट, वह अनुपस्थित था, तो अब बेटा यहां पर वाज जो है वो मेन वर्ब है, ना कि एब्सेंट। अब यहां पर एब्सेंट नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक। तो अगर ये नाउन की तरह काम कर रहा है तो ही वाज एब्सेंट, अब हिमसेल्फ आप लगा दोगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। तो उसको ध्यान रखिएगा कि अगर ये वर्ब की तरह काम कर रहा है तभी आप रिफ्लेक्सिव केस का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं ये ऐसे होता ही absented, अब यहां पर आपको हिमसेल्फ लगाना ही लगाना था, नहीं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर एंजॉय के साथ ऑब्जेक्ट आया है तो रिफ्लेक्सिव केस नहीं लगाना है, पहला रूल। रूल नंबर 2 क्या है कि अगर एब्सेंट का यूज हुआ है और वर्ब के रूप में हुआ है तब रिफ्लेक्सिव लगाना है, अगर वर्ब के रूप में नहीं हुआ है तो रिफ्लेक्सिव का प्रयोग नहीं करना है, ठीक। तो आई होप आपको रूल नंबर 2 समझ में आ गया होगा, जो कि रूल नंबर 1 का ही एक पार्ट था। चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूं और रूल नंबर 3 को देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो बेटा कमेंट जरूर करिए करिए। आप लोग देखते तो हो ठीक ठाक मात्रा में, ना शेयर करते हो और ना ही कमेंट करते हो। कमेंट वगैरह किया करिए, इससे थोड़ा सा उत्साहवर्धन होता है और कोई बड़ी बात नहीं है। कमेंट आपके करने या ना करने से जो है किसी का कोई फायदा या नुकसान है नहीं। तो जब नुकसान नहीं है और आप अपनी बात, मैं अपनी बात कैसे आप तक पहुंचाता हूं, बोलता हूं, आप उसको देखते हो, आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो क्या अच्छी लग रही है, कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, ठीक। जैसे पिछली क्लास में दिस वर्सेज इट में बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था, मेरी ऑफलाइन कोचिंग के ही बच्चे वीडियो देखे, उसके बाद क्योंकि अब वो हैं कुछ ग्रामीण क्षेत्र के भी और कुछ शहरी क्षेत्र के भी बच्चे, अब सबकी बेटा पढ़ाई ऐसे नहीं हुई है कि उनको क्लास 6 से ही बहुत अच्छा ग्रामर पढ़ने को मिल गया। अब उसमें बच्चों को कंफ्यूजन है, वो कह रहे हैं सर जी अगर इट का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है तो पेन तो निर्जीव है, तो इट इज अ पेन लगाएंगे कि नहीं। तो मैंने कहा गलत है, तो भाग गए कि कैसे गलत है, इट तो निर्जीव है। ऐसे गलत है बेटा, मैंने आपको बताया था, हमें ये पता है अधिकार वगैरह दिखाने के लिए, नजदीकी दिखाने के लिए दिस का प्रयोग होता है। आप पहले बार में दिस इज अ पेन ही करेंगे, इसके बाद अगर आपको पेन की जगह पर यूज करना है, जैसे आई लाइक इट, तो अब आप यहां पर आई लाइक दिस पेन की जगह पर आई लाइक दिस कर देंगे तो भी सेंटेंस क्या होगा, गलत। तो अब ऐसी जगह पर क्योंकि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन लगाना है तो आप आई लाइक इट से लगाइए ना, कौन मना कर रहा है। शुरुआत में आपको अगर इंट्रोडक्शन कराना है, आपको परिचय कराना है, आपको बताना है किसी को कोई बात यह के अर्थ में, अगर आपको उसको दिखाना है कि वो सामने उपस्थित है, नजदीक है, समीपता का बोध कराना है, जो भी सेंस हो, शुरुआत में अगर आप यूज करोगे तो आप बेटा ऐसी कंडीशन में दिस का ही यूज करोगे, इट का यूज नहीं करोगे, ठीक। इसके बाद इसके स्थान पर आप इट का प्रयोग कर सकते हो, तो मैंने उसके लिए मना थोड़ा ही किया है, ठीक। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूजन को दूर करिए। और कैसे होगा, जब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे ना कि मुझको ये चीजें नहीं समझ में आई, क्योंकि पढ़ाते समय मैं इतना नहीं डीपली सोच पाता हूं कभी कभी कि बच्चों को क्या समस्या इसमें हो सकती है। अमूमन ध्यान रहता है कि बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अब ऑफलाइन क्लास में बच्चे पूछते रहते हैं, तुरंत बता दिया जाता है। ऑनलाइन में क्या है, सामने कोई है नहीं, कमरे में ऐसे पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो अब क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो रही है तो दिमाग वहां तक जा नहीं पाता है कि अच्छा यहाँ पर बच्चा फंस सकता है, यहाँ पर उसको कोई समस्या है। तो उसके लिए आपका कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप बताइए। चलिए हम नेक्स्ट रूल पे चर्चा करते हैं साथियों। चलिए देखिए अगला रूल क्या है बेटा, कुछ शब्द हैं कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, और ये हाइड होना था बेटा, सेकंड फॉर्म मैंने लिख दिया, ठीक। रखना, स्टॉप मतलब रुकना, आपको पता है, टर्न मतलब घूम जाना, क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज में उत्तीर्ण हो जाते हो, बात का मतलब स्नान, ठीक। मूव का मतलब हिलना डुलना या एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, ऐसे सेंस में भी। रेस्ट का मतलब आराम करना, और हाइड का मतलब छिपना छिपाना से रिलेटेड है। तो अगर ऐसे शब्द आए हैं, अब इनके साथ बेटा आप रिफ्लेक्सिव का प्रयोग नहीं करोगे। अगर आपने इन शब्दों के साथ रिफ्लेक्सिव का यूज कर दिया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, गलती ही आपकी ढूंढी जाती है। एग्जाम में एग्जामिनर यही ढूंढता है कि बच्चे को रूल याद था कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिए कैसे, जैसे आप कह सकते हो शी कीप्स हर सेल्फ वार्म इन विंटर।
ठंडी में वह खुद को क्या करती है, गर्म रखती है, कंबल वगैरह ओढ़ लेते हैं। कीप आया था, हर सेल्फ का यूज नहीं करना था, ठीक, इसके बाद नहीं होना था। दूसरा दीजिए, आप कह सकते हो कि दे स्टॉप्ड themselves फ्रॉम दिस। यहां पर themselves का यूज गलत है, क्यों, स्टॉप आया था, नहीं करना था। आप ऐसे कर सकते हो जैसे सीता, हाइड की सेकेंड फॉर्म बेटा हिड, हर सेल्फ इन द रूम, हर सेल्फ का यूज नहीं होना था, ठीक। और देख लीजिए, वी मूव्ड ourselves फ्रॉम दैट प्लेस। ourselves का प्रयोग नहीं होना था, क्यों, मूव आ गया, क्यों नहीं होना था, हर सेल्फ, हाइड का सेकंड फॉर्म हिड आ गया, क्यों नहीं होना था, स्टॉप्ड हो गया, स्टॉप का क्यों नहीं होना था, कीप का कीप्स हुआ है। तो ऐसे सभी शब्द जो यहां पर मैंने लिख रखे हैं, इनके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करोगे। तब अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है कि नहीं, खुद का सेल्फ आता है, तो वहां इंफेटिक प्रोनाउन का आप यूज करोगे। कैसे, इंफेटिक से रिलेटेड जब रूल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये था आज की क्लास का रूल नंबर 3। चलिए मैं इसे रफ करता हूं और हम नेक्स्ट रूल पे देखते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही मजेदार रूल है, छोटी छोटी गलतियां इनसे रिलेटेड होती रहती हैं लोगों से जाने अनजाने में, इस वजह से आप इन्हें नोट करते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, शायद रूल नंबर 4 है ये, और सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला रूल है। वो क्या है, चाहे सब्जेक्ट के रूप में आप कर रहे हो, चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहे हो, ठीक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब तक नहीं होगा जब तक उससे संबंधित नाउन या प्रोनाउन उसके पहले ना हो। ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्सिव केस के प्रोनाउन का, जिसको आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हो, उसका प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में आप तब तक नहीं करोगे जब तक वो जिससे संबंधित है, जिस नाउन या प्रोनाउन से, उसका प्रयोग उसके साथ ना हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं बेटा, तो अगर आपने ऐसे कर दिया कि माई सेल्फ कैन डू इट, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। माई सेल्फ सीधे सब्जेक्ट के रूप में वाक्य की शुरुआत में नहीं आ सकता। कब तक नहीं आ सकता, जब तक माई सेल्फ रिलेटेड है आई से, आई इसके साथ ना हो। अब ये हो गया आई माई सेल्फ कैन डू इट, अब ये सेंटेंस सही माना जाएगा। अगर आई इसके साथ नहीं है तो सेंटेंस क्या होगा, गलत माना जाएगा। तो रूल यही कहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में अकेले प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, तब तक नहीं जब तक वो जिससे रिलेटेड है, जिस संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित है, वो उनके साथ न लिखा रहे। जैसे एक और एग्जांपल की बात करिए, अब आप जैसे कह सकते हो कि हर सेल्फ विल गो देयर। अब यहां पर भी हर सेल्फ किसका है, शी का है। अगर मान लीजिए नाम लिखा हो, नाम हो तो नाम मान लीजिए रमा कर लीजिए, ठीक। तो जब तक रमा नहीं आएगा तब तक आप हर सेल्फ का प्रयोग अकेले नहीं कर सकते। या तो रमा नहीं लगाना है तो आप शी लगा लीजिए, क्योंकि चाहे लड़की का नाम हो या जेंडर के अकॉर्डिंग शी का प्रयोग किया गया हो, सी से या लड़कियों से ही रिलेटेड है हर सेल्फ, सी का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो इसको आप ऐसे यूज करोगे। ये तो थी सब्जेक्ट की बात। चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक, क्योंकि रूल तो यही है ना कि सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा और ऑब्जेक्ट के रूप में भी नहीं आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे अगर आपने ऐसे यूज किया, ही विल वर्क फॉर माई सेल्फ, तो ये सेंटेंस बेटा क्या हो जाएगा, गलत। आपको इसकी जगह पर मी का प्रयोग करना था। ही विल वर्क फॉर मी, वो मेरे लिए कार्य करेगा।
ठीक, सेम ऐसे जैसे राम कैन बाय इट फॉर माई सेल्फ, तो माई सेल्फ गलत है, यहां क्या होना था, मी होना था। ठीक, तो रूल सिंपल है कि अगर आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को टच किया सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में, तो उसे आप अकेले प्रयोग में नहीं ला सकते। अगर वो ऑब्जेक्ट के रूप में पीछे है तो उसकी जगह ऑब्जेक्टिव केस लगाइए, और अगर वो सब्जेक्ट के रूप में आगे है तो वो जिससे संबंधित है उस शब्द को उससे ठीक पहले लगाइए, तभी सेंटेंस सही होगा। तो ये थे यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड 4 महत्वपूर्ण नियम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड महत्वपूर्ण नियम यही 4 हैं। तो आई होप चारों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई क्लास में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।